नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी सीड टेक्नोलॉजी के बारे में और आज हम बात करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में कि मृदा संरक्षण क्या होता है और मृदा संरक्षण क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं हम मृदा संरक्षण से। मृदा संरक्षण मतलब यह है मृदा संरक्षण मतलब भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हट जाना उसे कहेंगे क्या हम मृदा संरक्षण। मतलब भौतिक रूप से मिट्टी के कण का अपने स्थान से हट जाना उसे कहेंगे हम मृदा संरक्षण। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मृदा का पृथक्करण या परिवहन क्या कहलाता है, मृदा संरक्षण कहलाता है, उसे कहेंगे हम मृदा संरक्षण। मतलब जो भी मिट्टी के कण है, जैसे मान लो कि अपने मिट्टी के कण है और ये मिट्टी के कण भौतिक रूप से यहाँ से हटके कोई अन्य स्थान पर पहुंच रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनका संरक्षण हो रहा है, उसे कहेंगे हम मृदा संरक्षण। ये तो क्या हुआ इसकी परिभाषा कि भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हट जाना कहलाता है मृदा संरक्षण कहलाता है। एक अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग मृदा अपरदन 12 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष से अगर अधिक होता है तो हमारे लिए क्या है वो नुकसानदायक है। जबकि भारत में तो 16 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष क्या होता है, मृदा संरक्षण होता है। क्योंकि मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो इसे रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं और ये किन किन कारणों से होता है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके बाद में हम कुछ शब्द हैं, जैसे शब्द आता है वेव अपरदन। बात करता हूं मैं वेव अपरदन किसे कहेंगे वेव अपरदन? जल और वायु के संयुक्त प्रभाव से, मतलब जल एवं वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन क्या कहलाएगा, वेव अपरदन कहलाता है। मतलब जल और वायु दोनों के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन क्या कहलाएगा, वेव अपरदन। जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से क्या हो रहा है, अपरदन, उसे कहेंगे हम वेव अपरदन। ऐसे ही होता है एंथ्रोपोजेनिक मतलब भूमि को पशुओं द्वारा जैसे चराकर या छोड़कर जो भी वस्तु है उसको नष्ट कर देना, उसे कहेंगे हैं एंथ्रोपोजेनिक अपरदन। इसके बाद में आता है एक शब्द आता है एलुवियल और एक आता है लोएस। देखो दो शब्द हैं एलुवियल और लोएस। तो एलुवियल तो किसे कहेंगे हम और लोएस किसे कहेंगे हम? एलुवियल मतलब जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, जैसे जलावृत होता है तो जल के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है या उस मिट्टी से जो मृदाएं बनती है उसे कहते हैं एलुवियल मृदाएं। मतलब जल अपरदन के द्वारा जो मिट्टी बहकर आती है और खेत में क्या होती है या फील्ड में क्या होती है, जमा हो जाती है, जो मिट्टी बनी होती है उसे कहेंगे हम एलुवियल मृदाएं। और एक होता है लोएस
ये तो किसके माध्यम से आ रहा है, जल के माध्यम से, और ये किसके माध्यम से आ रहा है, वायु के माध्यम से। तो वायु के माध्यम से अगर कोई मिट्टी जमा होती है या उड़कर वहां पर पहुंच जाती है, उसे कहेंगे हम लोएस। तो बात समझ में आ गई, एलुवियल और लोएस। तो वेव अपरदन जल व वायु के संयुक्त प्रभाव से होने वाला अपरदन कहलाता है वेव अपरदन। एंथ्रोपोजेनिक भूमि को पशुओं द्वारा अधिक चराई से होने वाला अपरदन होता है एंथ्रोपोजेनिक अपरदन। एलुवियल जल के माध्यम से बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है उनसे बनी मिट्टी कौन सी होगी, वो एलुवियल मृदाएं। लोएस वायु के माध्यम से बहाकर या लाई गई मिट्टी कहती है लोएस। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि मृदासरण। मृदासरण कितने प्रकार का होता है, तो मृदासरण के प्रकार हम पढ़ेंगे, मृदासरण के प्रकार। देखो इसके प्रकार होते हैं, दो प्रकार पढ़ेंगे हम। एक होता है प्राकृतिक क्षरण, और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। इन दोनों पर हम देखते हैं। प्राकृतिक क्षरण और त्वरित क्षरण हम पढ़ रहे हैं मृदासरण के प्रकार। दो प्रकार से होंगे, प्राकृतिक क्षरण, एक कौन सा होता है, त्वरित क्षरण। तो पहली बात करते हैं हम प्राकृतिक क्षरण के बारे में। तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा, कोई भी मृदा होती है तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा का जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, अपरदन, उसे कहेंगे हम प्राकृतिक क्षरण। मतलब वनस्पति से ढकी हुई मृदा, कोई मृदा है वो क्या है, वनस्पति से ढकी हुई है, तो उसमें जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, अपरदन, उसे कहेंगे हम प्राकृतिक क्षरण। क्या कहेंगे, उसे हम प्राकृतिक क्षरण कहेंगे। यह क्षरण हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इस क्षरण में परिवर्तन में क्या होता है, बहुत समय लग जाता है, और इस क्षरण को लेकिन मानव के द्वारा रोका नहीं जा सकता, क्योंकि क्या होता है इसमें परिवर्तन में क्या होता है, समय अधिक लग जाता है। तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा का जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे क्षरण, उसे कहेंगे हम प्राकृतिक क्षरण। ठीक है ना, ये तो हो गया अपना प्राकृतिक क्षरण। बात करूं मैं त्वरित क्षरण की, तो इसमें कई मानवीय कारक होते हैं, जैसे वनों की कटाई है, या जो वनस्पति होती है उसको पशुओं के द्वारा या खोदकर उसे नष्ट कर देना, तो वो क्या होता है, त्वरित क्षरण। हालांकि ये हानिकारक होता है, क्या होता है, ये हानिकारक भी होता है, लेकिन मानव द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन क्षरण है जिसको मानव के द्वारा रोका जा सकता है, कौन सा है वो, त्वरित क्षरण। तो ये तो हमने बात कर ली मृदासरण के प्रकार। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक क्षरण, दूसरा कौन सा है, त्वरित क्षरण। एक हो गया प्राकृतिक क्षरण और एक कौन सा हो गया, त्वरित क्षरण। इसके बाद में हम बात करते हैं मृदासरण की कारक। मृदासरण की कारक, मृदासरण के कारक, दो कारक होंगे इसमें, एक तो जल, दूसरा है वायु। दो कारक हैं, जल और वायु, मतलब जल के माध्यम से मृदा का क्षरण होना और एक है वायु के माध्यम से मृदा का क्षरण होना। तो प्रश्न पहले पूछा गया था एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक क्षरण किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से। तो ये तो होता है भारत में सबसे अधिक क्षरण किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से।
और वायु के माध्यम से सबसे अधिक क्षरण होता है अपने कहां पर, राजस्थान में। कहां होता है, राजस्थान में। लेकिन अगर प्रश्न पूछे आपको कि राजस्थान में जल के माध्यम से सबसे अधिक क्षरण होता है कहां पर, कोटा संभाग में। कहां होता है, कोटा संभाग में, क्योंकि यहाँ क्या होती है, नदियां अधिक बहती कहां पर, कोटा संभाग में। तो जल के माध्यम से भारत में अधिक क्षरण हो रहा है कहां पर, भारत में क्या होता है, जल के माध्यम से, और राजस्थान में होता है वायु के माध्यम से क्षरण। तो ये दो कारक हैं, जल और वायु। इसके बाद में हम देखते हैं जलीय क्षरण। जलीय क्षरण, जलीय क्षरण जल के द्वारा मिट्टी का धीरे धीरे कटना या बहना क्या कहलाएगा, जलीय क्षरण। मतलब जल के द्वारा मिट्टी के कणों का कटना या बहना क्या कहलाएगा, जलीय क्षरण कहलाता है। अरे ये जलीय क्षरण की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जलीय क्षरण की जो अवस्थाएं होती है वो 4 प्रकार की होती है। तो उन 4 प्रकार के बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो अवस्थाएं होती है। जैसे पहली बात में तो पहली आती है आपकी इसमें बौछार क्षरण। बौछार क्षरण हम पढ़ रहे हैं जलीय क्षरण की अवस्थाएं। पहली आती है बौछार क्षरण। बौछार क्षरण मतलब ये जलीय क्षरण की क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। जब वर्षा की बूंदें भूमि के ऊपर गिरती है तो वो मृदा के कणों को उनके मूल स्थान से करती है, छिन्न भिन्न कर देती है। जैसे हम कई बार देखते हैं, जैसे मान लो कि वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल बूंदें होती है, और जैसे ही ये बूंदें अपने पृथ्वी पर गिरती है, जैसे कि मृदा कणों पर टकराव होता है तो ये मृदा कण क्या होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और ये मृदा कण छिन्न भिन्न होने के बाद में मृदा में क्या होगा, जल की प्रवेश करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पानी क्या होता है उसमें आगे की ओर बहने लगता है। और ये जो क्षरण है ये वर्षा की मात्रा व गहनता, वर्षा की मात्रा और गहनता दोनों से क्या होता है, ये प्रभावित होता है। प्रश्न पूछे कि जलीय क्षरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, बौछार क्षरण। जैसे ही वर्षा की बूंदें मृदा के ऊपर गिरती है तो मृदा के ऊपर गिरने के बाद में मृदा कणों को क्या करती है, वो छिन्न भिन्न कर देती है, जिससे क्या होता है, मृदा में जल के प्रवेश करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। और यह क्षरण वर्षा की मात्रा व गहनता से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये तो हमने बात कर ली इसकी बौछार क्षरण की, कैसी अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था है, वर्षा की गहनता व मात्रा से क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके बाद में दूसरा आता है परत क्षरण। तो यह जलीय क्षरण क्या होती है, दूसरी अवस्था, मतलब सेकंड अवस्था है। ये कैसी अवस्था है, दूसरी अवस्था है। और उपजाऊ मिट्टी में यह क्षरण क्या होता है, ज्यादा होता है। उपजाऊ मिट्टी में यह क्षरण क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि मृदा की जो ऊपर वाली जो परत होती है, जो लेयर होती है, ये वाली परत होती है, मान लो ये मृदा है और इस मृदा की ये क्या है, ऊपर वाली परत है, तो ये क्या होती है, इस क्षरण से क्या होती है, अत्यधिक प्रभावित होती है। और ये क्षरण हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन होता क्या है, हानिकारक होता है। कैसे, क्योंकि मृदा की जो ऊपरी परत थी, जो उपजाऊ थी, वो क्या होती है, बहके क्या होती है, नष्ट हो जाती है। मतलब मृदा का उपजाऊपन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो बाकी बाद में क्या अवस्था है, बंजर भूमि। तो मृदा की जो ऊपरी परत है वो क्या होती है, बहकर नष्ट हो जाती है। तो ये क्षरण हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन होता क्या है, हानिकारक होता है।
तो ये क्या है, जिसमें क्या है, दूसरी अवस्था है। उपजाऊ मिट्टी में क्या होता है, स्तरण क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि मृदा की जो ऊपरी परत है वो बेहतर क्या होती है, नष्ट हो जाती है। इसके बाद में